Hello everyone, good morning. Hello, कैसे हो? You are welcome in Zoology with Dr. S.K. Saini. We have already discussed about the respiratory system in case of human physiology. The previously we discussed about introduction of the zoology, introduction of the respiration, and also we have discussed frog respiration. Today we will discuss about structure of the human respiratory system and lungs of the human and the nasal path other accessory respiratory system. तो इस पर आगे हम बात कर रहे हैं जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन रहा है नीट और क्लास 12 की दृष्टि से, जिसमें मानव की या ह्यूमन की रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसी है और किस प्रकार से ये फंक्शन कर रहा है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम देखिए उसमें पाते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. Secondary respiratory organ also known as the accessory respiratory organ. The primary respiratory organ is the lungs, and the secondary or accessory respiratory organ. There are three type of respiratory organ found in human body. First is respiratory tract, second is diaphragm, थर्ड इज रिब्स. तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर इस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कैसे यहाँ पर फंक्शन कर रहा है. तो इसमें देखिएगा कि मैंने कहा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सेकेंड इज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पर लंग्स का. एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो श्वसन की क्रिया में या ब्रीदिंग में या वेंटिलेशन में जो हेल्पफुल है, कैसे न कैसे किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं अपने अंदर. तो ऐसे देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड इज डायफ्राम और थर्ड इज यहाँ पर रिब्स. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? एक पाथ है. इस पाथ को अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे, जिसमें भी दो जोन आगे आएंगे, एक कंडक्टिंग जोन है और सेकंड यहाँ पर रेस्पिरेटरी जोन है. इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपनी पूरी बॉडी है. इस बॉडी के अंदर इंटरनल जो सिलोम है, द सिलोम डिवाइडेड बाय ए मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन को आप डायफ्राम कहेंगे. और यहाँ पर एक थोरेक्स रीजन के नीचे एक डायफ्राम है. तो द सिलोम या बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू टू रीजन. फर्स्ट इज द थोरेसिक कैविटी एंड सेकंड इज एब्डोमिनल कैविटी. बोथ आर डिवाइडेड बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायफ्राम. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है डायफ्राम में, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है. इसके और भी आगे काम है, लेकिन यहाँ अपन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर ध्यान रखें कि ये काम कर रही है रेस्पिरेशन में. यहाँ डायफ्राम है वो बनता है स्केलेटल मसल्स से बनता है. ध्यान रखिए, ऑल विसरल ऑर्गन फॉर्म बाय द इनवॉलंटरी मसल्स और स्मूथ मसल्स, बट डायफ्राम वो फॉर्म हो रहा है या स्केलेटल मसल से. बट ये फंक्शन कर रही है यहाँ पर इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है. स्केलेटल मसल्स से जो भी फॉर्म हो रही है मसल्स, जो अपने ऐच्छिक क्रिया कर रही है, वॉलंटरी क्रिया कर रही है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है. लेकिन यहाँ पर ये स्केलेटल मसल्स है और ये अपने कंट्रोल में नहीं है, बट इनवॉलंटरी फंक्शन कर रही है ये यहाँ. इसी प्रकार रिब्स जो है ये भी यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी केज बना रही है, यहाँ एक बास्केट बना रही है जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है. तो यह एक क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू स्केलेटल सिस्टम. तो यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट यहाँ पर देता है द स्केलेटल सिस्टम हेल्पफुल इन द रेस्पिरेशन. एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जाता है द स्केलेटल सिस्टम इज हेल्पफुल इन द इरिथ्रोपोइसिस. एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ द स्केलेटल सिस्टम इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन एंडोस्केलेटन. एंड फोर्थ ऑप्शन देता है ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा. यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है रिब्स है. ये रिब है वो यहाँ पर रेस्पिरेशन करवाने में हेल्पफुल है, ब्रीदिंग में यहाँ पर हेल्पफुल है, इसलिए रेस्पिरेशन करवा रही है. कुछ लॉन्ग बोन्स है अपनी, जिसमें रिब्स भी आती है और फीमर ह्यूमरस भी आती है. इसके अंदर जो बोन मेरो है वो आरबीसी फॉर्मेशन में, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल है और मैकेनिकल सपोर्ट दे ही रहा है. तो एंडोस्केलेटन बन रहा है. तो इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ पर ये तीनों काम किए जाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होता है इस क्वेश्चन का. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है इस टाइप का. तो रिब्स भी यहाँ रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है, डायफ्राम भी हेल्पफुल है, और उसके साथ में आप कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पर हेल्पफुल है. ट्रैक्ट क्या है यहाँ? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो ये ट्रैक्ट बनता है यहाँ कुछ स्ट्रक्चर से. इसको फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर रीजन. फर्स्ट इज नोज एंड नेजल पाथ,
सेकंड इज फेरिंग्स, थर्ड इज लैरिंग्स, फोर्थ इज ट्रेकिया। 4 रीजन यहाँ पर बनते हैं। नोज एंड नेजल पाथ है फर्स्ट इज, सेकंड इज फेरिंग्स है, थर्ड इज लैरिंग्स और फोर्थ इज ट्रेकिया। फेरिंग्स में अपन ने पढ़ा है पहले, फेरिंग्स है वो या फूड के लिए एक पासेज, एक ऑर्गन का काम कर रहा है, या तो एयर यहाँ पासेज कर रहा है, फूड भी यहाँ पास कर रहा है, तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी में भी हेल्पफुल है, रेस्पिरेशन में, और साथ में एज वेल एज डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो यहाँ डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोनों का एक हिस्सा बनाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फेरिंग से इसी प्रकार का एक पार्ट है जो दोनों का एक हिस्सा बनाता है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। अभी यहाँ पहले अपन ने एक्सेसरी ऑर्गन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, किस प्रकार से ये ट्रैक्ट अपने अंदर होता है, किस प्रकार से ये पाथ बनाता है और कैसी स्ट्रक्चर होती है। या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट है नोज एंड नेजल पाथ। तो नोज एंड नेजल पाथ की स्ट्रक्चर अपन देखें तो नोज एंड नेजल पाथ देखिएगा, ये अपने एक डायग्राम के द्वारा इसको शो किया है। ये ऊपरी हिस्सा यहाँ पर बनाया गया है नेजल पाथ का। ये यहाँ पर बक्कल केविटी, इस हिस्से को अपन कहते हैं बक्कल केविटी, बक्कल केविटी है। यहाँ पर है ये यूला, यहाँ पर डेंट है ये। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर जनरल अपन समझने के लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसके अंदर नेजल पाथ के अंदर, नोज के अंदर आप देखिएगा ये एक्सटर्नल नेरेज है। अपने अंदर जो नेरेज है यहाँ पर अपन एक्चुअल पोजीशन देखें तो इस प्रकार से ये क्या है, इस प्रकार की एक पोजीशन होती है, इस प्रकार की एक पोजीशन होती है यहाँ पर। तो ये नोज या बाहर निकले रहते हैं। ह्यूमन के नोज ऐसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो अपन बाहर आउटसाइड में एक रिजेज बना रहे हैं, एक रिजेज के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे नोज को अपन कहते हैं टपकन टाइप ऑफ नोज। द टपकन टाइप ऑफ नोज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। नेचर के अंदर और किसी के अंदर इस प्रकार का नोज नहीं होता। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन से कुछ अदर एनिमल जैसे एलिफेंट है उसके अंदर यह प्रोबोसिस बन जाता है नोज के अंदर, नोज प्रोबोसिस के फॉर्म में होता है। ऐसे ही अपन दूसरे पिग के अंदर देखें तो वहां पर भी नोज है इस टाइप से एक राउंड प्रोबोसिस, स्मॉल प्रोबोसिस बनाते हुए एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो ये डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन है। तो अपने अंदर ह्यूमन के अंदर जो नोज है वो इस टाइप का नोज है जिसे अपन कहते हैं एक रिजेज, एक बाहर उबार बन जाता है। ऐसे रिजेज युक्त नोज को अपन कहते हैं टपकन टाइप का नोज कहते हैं। जब यहाँ देखिएगा इस टपकन टाइप नोज में क्या, यहाँ बाहर की साइड में 2 पोर है जिसे अपन एक्सटर्नल नेरेज कहेंगे। ये एक्सटर्नल नेरेज है, ये एक्सटर्नल नेरेज कवर है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर कवर है। यहाँ तो ये किससे बनती है, तो ऊपर की साइड में यहाँ पर एक कार्टिलेज है, इसको अपन कहेंगे इलास्टिन कार्टिलेज। आउटसाइड में नोज पोर है, नेजल पोर है, उसके ऊपर एक कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज को आप कहोगे या इलास्टिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसके बाद में अंदर की साइड में अपन चलेंगे तो नोज पाथ बनेगा। यहाँ नोज पाथ देखेंगे, यहाँ 2 नोजल पथ बनते हैं और दोनों नेजल में पथ है वो सेपरेट बाय ए सेप्टा नोन एज द नेजल सेप्टा। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टा फॉर्म बाय ए कार्टिलेज, स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज नोन एज द हाइलाइन कार्टिलेज। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टा इज फॉर्म बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ बोन नोन एज एथेमोइड बोन। देयर आर द नेजल सेप्टा formed by 2 type of structure. The anterior region formed by the cartilaginous structure. Which type of cartilaginous? The hyaline cartilage. And the posterior part of the nasal septa formed by the ethmoid bone. तो यहाँ आप एक important question यहाँ बनता है कि किस पाथ से इसे बनता है। अब अपन कहेंगे पूरा का पूरा नोज है, इस नोज में एक रूफ बनती है, एक नोज के अंदर यहाँ पर फ्लोर बनता है और एक लेटरल पार्ट यहाँ बनता है। तो लेटरल पार्ट यहाँ बनाने में बीच में सेप्टा का जो पार्ट बन रहा है तो उसमें मैंने कहा कि ये आगे से कार्टिलेज है, पीछे से यहाँ एथेमोइड बोन है, वो लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हुए बैक साइड में ऐसे चलती है यहाँ नोज। तो आगे से यहाँ कार्टिलेज, पीछे से यहाँ बोन से बनी है। तो अब आपसे क्वेश्चन बनता है इसका रूफ और इसका फ्लोर कौन बनाता है। तो यहाँ फेशियल बोन है, उस बोन के द्वारा और इसकी रूफ बनाई जाती है, फेशियल बोन के द्वारा यहाँ फ्लोर बनाई जाती है। तो नेजल पाथ की जो रूफ है वो नेजल बोन के द्वारा बनाई जाती है और नेजल पाथ का जो फ्लोर है वो मैक्जिला, प्री मैक्जिला बोन और साथ में हेल्पुल है पैलेटाइन बोन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बोन क्या कर रही है, यहाँ अपने नेजल पाथ को और ओरल केविटी को सेपरेट करने का काम कर रही है। यहाँ नेजल पाथ और ओरल केविटी के बीच में जो बोन प्रेजेंट है उस बोन को पैलेटाइन बोन, मैक्जिला बोन और प्री मैक्जिला बोन कहेंगे, जो नेजल पाथ का फ्लोर बना रही है और बक्कल केविटी की यहाँ पर रूफ बना रही है। तो इस प्रकार से यहाँ एक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर बनी है।
तो ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग पाथ बनता है। ये पाथ आगे चल के एंड में यहाँ पर ओपन होता है, फिर वन पेयर ऑफ पोर, इसे कहेंगे इंटरनल नेरेज कहेंगे। यहाँ पर इंटरनल नेरेज यहाँ अंदर की साइड में पाए जाते हैं। कितने होते हैं तो यहाँ पर 2 होते हैं। एक पेड स्ट्रक्चर है, ये भी आप ध्यान रखें यहाँ। तो ये ओपन हो रही है एक और चैम्बर के अंदर, जिसे अपन कहते हैं फेरिक्स कह रहे हैं। तो यहाँ इन बिटवीन एक्सटर्नल नेरेज और इंटरनल नेरेज, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी नेजल पाथ। तो अब ये पूरा का पूरा एक पाथ है, इस पाथ को नेजल पाथ कहेंगे। इस पाथ में ऐसा क्या होता है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तब देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट द नेजल पाथ डिवाइडेड इन 3 रीजन, 3 पार्ट। फर्स्ट इज वेस्टिबुलर रीजन, सेकंड इज मिडल रेस्पिरेटरी पाथ और थर्ड इज अपर रेस्पिरेटरी पाथ। इनिशियल पाथ या नेजल पोर ओपन इनटू ए नेजल पाथ इज कॉल्ड वेस्टिबुलर पाथ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने बनी कि जैसे ही अपने ये जो नेजल पोर है, ये पोर से अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ सराउंडिंग जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द पाथ है, इसको अपन वेस्टिबुलर रीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथ कहेंगे और नेजल पाथ कहेंगे। यहाँ एक रास्ता, एक पाथ, एक मार्ग बनाया जाता है। इस मार्ग का एंटीरियर पार्ट अग्रभाग क्या कहलाता है, तो आप कहोगे वेस्टिब्यूल, और या प्रगाहन गुहा के नाम से भी इसे जानते हैं। इस के अंदर देखिएगा रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, अर्थात हेरी पार्ट है। ये हेरी पार्ट क्या कर रहा है, तो इस हेरी पार्ट का यहाँ पर फंक्शन है कि जो भी एयर आती है वो एयर यहाँ एंटर करेगी, उसके साथ में डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, उसके साथ में कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई अदर फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। जैसे ही एयर के साथ में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हेरी रीजन है, उस एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट, ये रीजन अपने प्रोटेक्शन कर रहा है, किससे, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन कर रहा है। तो वो पार्टिकल यहीं पर छन जाते हैं और एयर आगे प्योर रूप में आगे जाती है। तो इस प्रकार से वेस्टिबुलर पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेजल पाथ है। इसके बाद में सेकंड पार्ट है, रीजन है, वो उसे मिडिल रेस्पिरेटरी पाथ कहेंगे, जो कि मिड पार्ट के अंदर है। ये रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, यहाँ ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्यों है, इस एरिया के अंदर देखिएगा, ये सेकंड एरिया है। यहाँ पर इस एरिया के अंदर यहाँ वो हाईली वेस्कुलर है, ये रीजन है, इसको अपन कहेंगे यहाँ पर हाईली वेस्कुलर कहेंगे। हाईली वेस्कुलर क्यों कहते हैं कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स का एक बड़ा नेट पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है ब्लड वेसल्स का, और जिससे क्या है, यहाँ ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज्यादा रहता है। और इसके कारण यहाँ पर जो अंदर से अपन नोज को देखें तो रेड दिखाई देता है पूरा का पूरा नोज, और सरफेस के ऊपर ये ब्लड वेसल्स होती है। हल्का सा प्रेशर यदि अप हो जाए यहाँ पर, तो प्रेशर होने से यहाँ ब्लड वेसल्स से ब्लड वो छन जाता है, बाहर आ जाता है। कई बार गर्मियों में वो प्रेशर ज्यादा होने से यहाँ पर ये पोर ओपन हो जाएंगे ब्लड वेसल्स के, जिससे ब्लड बाहर आ जाता है, जिसे अपन नक्स्तर या नक्स्ती, जो भी वर्ड अपन काम में लेते हैं, नक्शी अपन बोलते हैं। तो ब्लड या रनिंग ब्लड अपन कह सकते हैं इन दी नोज। तो ये इस मिडिल पार्ट से यहाँ पर बाहर आता है। यहाँ कई बार अपन देखिएगा, अपन यहाँ बाहर से इसे वेस्ट मटेरियल निकालते हैं और यहाँ तेजी से प्रेशर से अपन यहाँ बाहर निकालते हैं, तो ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर की म्यूकस मेम्ब्रेन फट जाती है, जिससे भी क्या ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस प्रकार का वेस्कुलर पार्ट है, जहां पर जब एयर ले रहे हैं तो एयर का कुछ पार्ट है वो डायरेक्ट या डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए अपन इस पार्ट को रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द नेजल पथ कहेंगे। इसके आगे चले हम, देखिएगा इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर थर्ड जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, जो तो इसे अपन कहेंगे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट। जैसे ऊपर की साइड में ऐसे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे अंदर की साइड में जाएंगे, तो इसे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट कहेंगे। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट है यहाँ पर रिलेटेड टू ऑल्फैक्शन और न्यूरोसेंसरी पार्ट। यहाँ इसी पार्ट में कॉन्की पाई जाती है, कॉन्की उपस्थित है। कॉन्की का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इसमें अपने कुछ साइनस जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है, कुछ बोन जो फेशियल बोन होती है, उस बोन की कैविटीज यहाँ पर बन जाती है, उसको अपन क्या साइनस बोल सकते हैं। कई अपन साइनाइटिस जैसे कई बार डिजीज हो जाती है, इसका मीनिंग क्या, कैविटी फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी पथ। कहाँ होती है ये भी बोनी जो पार्ट है, फेशियल पार्ट है, वहां पर ऐसे कैविटीज बन जाती है, उसको अपन साइनस के नाम से जानते हैं। तो ये एक रीजन है, ऑल्फैक्शन रीजन है, ये एक रीजन है। इस रीजन को मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ इस पार्ट को, केवल तीसरे पार्ट को, ऑल्फैक्टरी रीजन को यहाँ बनाऊं, ये एक रीजन है। यहाँ पर इस रीजन का इंटीरियर पार्ट अंदर की साइड में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। इस सेल को अपन कहेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसी को अपन सूडो
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल के नाम से जानते हैं या टिश्यू के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर उपस्थित है। इसके फ्री एंड पर यहाँ पर सीलिया पाई जाती है, तो सीलिया होने के कारण यहाँ पर इस पार्ट को अपन कहते हैं सीलिएटेड। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है वो कैसी होगी, यहाँ पर सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड यहाँ पर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस लेयर का एक नाम दिया गया है, इस मेम्ब्रेन को एक अपन कहते हैं स्निडेरियन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेन का एक नाम दे दिया गया है, इसे ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसे भी इसका नाम दिया है सन्निडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसरी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है वो दो टाइप की सेल से यहाँ पर होता है, टू टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये टू टाइप की मॉडिफिकेशन बना रहा है। एक मॉडिफिकेशन को यहाँ पर मैं इसका हल्का सा पार्ट यहाँ बाहर निकालूं तो एक मॉडिफिकेशन के अंदर यहाँ पर स्पेशल टाइप की इस प्रकार से छोटी छोटी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनती है। इस प्रकार की छोटी छोटी हल्की हल्की या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनती है। इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे बोमेन ग्लैंड, बोमेन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये बोमेन ग्लैंड है लगातार यहाँ पर एक फ्लूइड बनाती है और ये फ्लूइड बाहर रिलीज होता है, नेजल पाथ में रिलीज होता है। इसे अपन कहेंगे म्यूकस। तो यहाँ पर म्यूकस लगातार कंटिन्यूस जो म्यूकस है उसका सीक्रेशन है वो बोमेन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। बोमेन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे यहाँ पर डिस्कवर किया था। बोमेन ने और भी कई जगह डिस्कवरी की है। अपनी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसका बोमेन कैप्सूल जो है, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है बोमेन कैप्सूल, वो भी इसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ऐसे ही अपने आई के जो रेटिना है उसमें बोमेन जो बोमेन लेयर है, अपन बोमेन सेल्स अपन कह सकते हैं इसे। तो यह रेटिना में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है, बोमेन मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। तो वो यहाँ अंदर की साइड में रेटिना में आई में डिस्कवरी इन्हीं वैज्ञानिक ने की है। तो यहाँ पर बोमेन ग्लैंड की बात करें, बोमेन ग्लैंड कहाँ होती है तो आप कहोगे यहाँ इस जो थर्ड पार्ट अपर रेस्पिरेटरी पाथ है वहां पर बोमेन ग्लैंड है। इसी भाग के अंदर, इसी पार्ट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। बाइपोलर न्यूरॉन जो है, इस प्रकार से बाइपोलर न्यूरॉन है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन और यहाँ बल्ब, इसके इसी प्रकार के बल्ब उपस्थित होते हैं जो न्यूरोसेंसरी एक सेल बना रहे हैं। ये डायरेक्टली यहाँ बाइपोलर न्यूरॉन की यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट विदाउट सेंस ऑर्गन या विदाउट सेंसरी सेल है वो अपना मॉडिफिकेशन यहाँ पर रखती है और किसी प्रकार के जो सेंस आता है वो यहाँ सीधा ब्रेन के साथ में सेंड करती है। ये न्यूरॉन डायरेक्ट ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं। मैक्सिमम न्यूरॉन आप यहाँ पढ़ोगे तो देखते हैं कि मैक्सिमम न्यूरॉन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन अपने आई के या बाइपोलर और यहाँ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के बाइपोलर न्यूरॉन है वो डायरेक्टली एंटर इनटू द सेरिब्रम, डायरेक्टली एंटर इनटू द सीएनएस अपन कह सकते हैं, ब्रेन कह सकते हैं। तो वहां पर एंटर कर रहे हैं। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं यहाँ पर। तो किसी प्रकार की जब एयर के साथ में स्मेल आती है, कोई अन्य प्रकार का कोई अणु पदार्थ मिला रहता है तो ये यहाँ पर न्यूरॉन से वो एक्साइट हो जाएंगे और ये यहाँ पर सूचना, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएंगे और जिससे अपने को पता चलेगा, वहां से रिस्पॉन्स दिया जाएगा, अपने को पता चलेगा कि किस प्रकार की गंध है या दुर्गंध है या सुगंध है, कोई भी स्मेल हो सकती है। उस स्मेल का पहचान यहां से की जाती है। इसलिए इसे ऑल्फैक्टरी एरिया या ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, जो वो एक न्यूरोसेंसरी होता है, न्यूरोसेंसरी पार्ट होता है। तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी। ये बात यहाँ आपके समझ में आई होगी। यहाँ से कई क्वेश्चन है वो अच्छे पूछ लिए जाते हैं। तो इस पार्ट को अपन कहते हैं नेजल पथ का जो पोस्टीरियर रीजन है वो अपन इसे कह सकते हैं। ये अब यहां से कई बार जो साइनाइटिस होता है तो यहीं से सर्जरी के द्वारा इस डिजीज को है वो या ये अपन कह सकते हैं इस डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद में आगे हम देखें कि जो नेजल पाथ है वो ओपन होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे अपन कहते हैं फेरिंग्स एक चैम्बर है। तो ये डायरेक्ट यहाँ ओपन होता है ये। तो फेरिंग्स को 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नेरोफेरिंग्स, सेकंड ओरोफेरिंग्स और थर्ड है यहाँ पर लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ओरोफेरिंग्स है बीच का पार्ट है जहां पर ओरल कैविटी ओपन हो रही है। नेजोफेरिंग्स ऐसा पार्ट है जहां पर इंटरनल नेरेज ओपन हो रहे हैं और यहाँ पर लेटरली एक और
ट्यूब है, दोनों साइड में दो ट्यूब है, पेड स्ट्रक्चर यहाँ ओपन हो रही है, लेफ्ट और राइट, जिसे अपन कहेंगे यूस्टेकियन ट्यूब है जो मिडिल ईयर से यहाँ कनेक्ट रहती है। तो ये यहाँ नेजोफेरिंग्स से ओपन हो रही है। फिर ओरोफेरिंग्स में ओरल कैविटी और लेरिंगोफेरिंग्स है, यहाँ पर दो ट्यूब ओपन हो रही है। एक ट्यूब को अपन ट्रेकिया कहेंगे, दूसरी ट्यूब को इसोफेगस, जो डाइजेशन में अपन बात करते हैं। डाइजेशन के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ इसोफेगस, इसका जो एक पोरस पार्ट है इसको गुलेट कहेंगे, गुलेट ओपन हो रहा है लेरिंगोफेरिंग्स में। इसी प्रकार यहाँ पर जो ये पार्ट है ट्रेकिया, जिसमें यहाँ पोर है उसको कहते हैं ग्लोटिस, तो ग्लोटिस भी यहाँ ओपन होता है। कहां पर? इस लेरिंगोफेरिंग्स में ग्लोटिस ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर पढ़ी। इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे यहाँ, ऐसी स्ट्रक्चर को नाम देंगे, अपन कह सकते हैं फेरिंग्स कहते हैं। इनर वॉल ऑफ द फेरिंग्स है, ये पूरी की पूरी वॉल है, ये एपिथेलियल टिश्यू से यहाँ पर बनी हुई होती है। किस प्रकार का टिश्यू होता है? तो यहाँ पर भी आप कहोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर, तो बट यहाँ सीलिया नहीं है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू विदाउट सीलिया यहाँ प्रेजेंट होता है ये। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बन रही है। वेरियस जो वायरस होता है, जुकाम के वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या वर्तमान में अपन कह सकते हैं जो नई डिजीज जो चल रही है कोरोना वायरस है, उसका जो फेवरेट जो प्लेस होता है इस ग्रोइंग का, वो भी कहां पर है? फेरिंग्स के अंदर रहता है। फेरिंग्स के अंदर वहां पर उसके जो स्पाइक्स है वो चिपक जाते हैं, इन्फ्लुएंजा के स्पाइक्स वहां से चिपक जाते हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार है कॉमन कोल्ड के वहां पर स्पाइक्स है वो चिपक जाते हैं। तो वायरस के लिए एक मीडिया प्रदान कर रहा है फेरिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल या किसी प्रकार के प्रोटेक्शन के लिए, पीएच को चेंज करने के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए वायरस के इस जगह को सबसे सुटेबल मानता है और अपनी क्या ग्रोइंग करता है। ग्रोइंग करने के पश्चात फिर नीचे लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसको इन्फेक्ट करेगा, जैसे ट्रेकिया को इन्फेक्ट कर देता है, अपने नेजल पाथ को इन्फेक्ट कर देता है, और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे आगे लंग्स तक बढ़ जाता है, और जो कि अपने सीवियर अपन डिजीज के अंदर चेंज हो जाता है, जिससे अपने लिए वो क्या एक हार्मफुल डिजीज बना देता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बना देता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो अपने लिए एक नुकसानदायक है, उनके के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस पार्ट को हमेशा क्या है ड्राई न रखे और कुछ न कुछ लिक्विड लेते रहे, जिससे क्या है ये पार्ट नम बना रहे। और उस लिक्विड के कारण क्या होता है, जो भी एक वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यदि हो गया है तो ये क्या है यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा और स्टोमक के अंदर ये क्या है किल हो जाएगा, अपन क्या किसी डिजीज से बच जाएंगे ये। तो इस प्रकार से इस पार्ट को अपन क्या प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। हर थोड़े समय के पश्चात गर्म पानी या कोई लिक्विड है वो लेते रहोगे, जिससे यहाँ पर क्या कोई वायरस ठहर नहीं सके। और फिर स्टोमक है अपने लिए, इसके लिए क्या है फॉरेन पार्टिकल के लिए एक किल का काम कर रहा है। तो ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आई होगी। यहाँ इसके बाद में अपन आगे करें तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इसे अपन कहेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लैरिंग्स इज ए साउंड ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग। लैरिंग्स से रिलेटेड एक वर्ड और आता है जिसे अपन कहते हैं सिरिंग्स बोलते हैं। सिरिंग्स इज ए साउंड ऑर्गन इन द बर्ड्स और एविज जो क्लास है, उसके जितने भी एनिमल है उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको सिरिंग्स कहेंगे। ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर, ह्यूमन ही नहीं मैमल्स के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको अपन लैरिंग्स कहेंगे। लैरिंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कंप्लीटली कार्टिलेज से, कंप्लीटली यहाँ पर जो है वो कार्टिलेज से यहाँ पर फॉर्म रहती है। इसके अंदर यहाँ पर 9 टाइप की कार्टिलेज इसके अंदर बनी रहती है। यहाँ पर ये 2 टाइप की कार्टिलेज है। एक कार्टिलेज को आप कहोगे हाइलाइन कार्टिलेज, एक कार्टिलेज को आप कहोगे हाइलाइन कार्टिलेज, और दूसरी कार्टिलेज को अपन कहेंगे यहाँ पर इलास्टीन कार्टिलेज, इलास्टीन कार्टिलेज। तो यहाँ ये बात समझ में आई होगी कि लैरिंग्स जो है वो किससे बना होता है, तो आप कहोगे यहाँ हाइलाइन कार्टिलेज से, और दूसरी स्ट्रक्चर है किससे बनती है, तो आप कहोगे यहाँ पर इलास्टिन कार्टिलेज से। हाइलाइन कार्टिलेज में यहाँ पर 3 प्रकार की कार्टिलेज है। एक कार्टिलेज को आप कहोगे थायराइड कार्टिलेज, दूसरी कार्टिलेज को अपन कहेंगे यहाँ पर क्रिकोइड कार्टिलेज, तीसरी कार्टिलेज को अपन कहेंगे एरेटिनोइड कार्टिलेज, एरेटिनोइड कार्टिलेज। देयर आर 3 टाइप ऑफ थायराइड कार्टिलेज फाउंड इन द लैरिंग्स। और इसके बाद में इलास्टिन कार्टिलेज है, ये भी यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट कार्टिलेज को अपन कहेंगे एपिग्लोटिस कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज, और सेकंड कार्टिलेज को अपन कहेंगे यहाँ पर क्यूनिकुलेट कार्टिलेज,
क्यूनिकुलेट कार्टिलेज या इसे सेंटोरिनी कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी कार्टिलेज को अपन कहेंगे यहाँ पर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये तो यहाँ पर भी 3 टाइप की कार्टिलेज है, इलास्टिन कार्टिलेज भी 3 टाइप की है और हाइलाइन कार्टिलेज भी 3 टाइप की है। यहाँ पर अब आपसे कहे कि यहाँ कौन सी कार्टिलेज किस नंबर में यहाँ पर पाई जाती है, तो थायराइड कार्टिलेज की संख्या 1 होती है, क्रिकोइड कार्टिलेज की संख्या 1 होती है, एरिथ्रोइड कार्टिलेज की संख्या यहाँ पर 2 होती है। जबकि यहाँ पर अपन कहेंगे कि इलास्टिन कार्टिलेज की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर एपिग्लोटिस की संख्या 1 होती है, सेंटोरिनी की संख्या यहाँ पर 2 होती है और क्यूनिफॉर्म की संख्या यहाँ पर नंबर 2 होते हैं। यहाँ तो याद रखने के लिए इसे क्या रखोगे आप, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज इक्वल टू 112 याद रखें। यहाँ पर इसे याद रखने के लिए आप कहोगे ECC इज इक्वल टू 122 याद रखोगे। ये एक फॉर्मूला बन जाता है, अपन याद करने का एक तरीका कह सकते हैं ये। तो यहाँ क्वेश्चन 2 प्रकार के बने, हाउ मेनी कार्टिलेज फाउंड इन द लैरिंग्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पर, 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन द लैरिंग्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ द कार्टिलेज फाउंड इन द लैरिंग्स, तो आंसर आएगा यहाँ पर 6 टाइप ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 3 ये और 3 ये। तो 9 कैसी हुई, थायराइड 1, क्रिकोइड 1 और रेटिनोइड यहाँ पर 2। तो टोटल है यहाँ पर जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो 4 टाइप की हुई। इलास्टिन कार्टिलेज कितनी हुई यहाँ पर, इलास्टिन एपिग्लोटिस 1, सेंटोरिनी 2, क्यूनिफॉर्म 2 यहाँ पर, तो 5 ये हो गई यहाँ पर। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले इलास्टिन कार्टिलेज के नंबर कितने हैं यहाँ, तो 5 है। हाइलाइन के कितनी है, तो 4 है नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज है आपके पास में यहाँ लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज यहाँ पर बनते हैं जो कि यहाँ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड एक स्ट्रक्चर और होती है, इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड है वो 2 प्रकार की होती है, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड और दूसरा होता है यहाँ पर ट्रू वोकल कॉर्ड। एक फॉल्स होता है और दूसरा ट्रू प्रकार का वोकल कॉर्ड होता है। यहाँ इसमें भी साउंड जो डेवलप करता है वो फॉल्स नहीं करता है, साउंड डेवलप करने वाला जो वोकल कॉर्ड है वो ट्रू टाइप का वोकल कॉर्ड होता है जो साउंड डेवलप करता है। फॉल्स भी 1 पेयर होता है और ट्रू भी यहाँ पर 1 पेयर होता है। दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है, एक ब्लैंक स्पेस पाया जाता है जिसे रीमा ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ पर कि दोनों ग्लोटिस है, फॉल्स वोकल कॉर्ड और यहाँ ट्रू वोकल कॉर्ड है, इसके बीच में एक गैप उपस्थित है, उस गैप को अपन क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर रीमा ग्लोटिस। रीमा ग्लोटिस के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनी रहती है। अब जितने भी ये कार्टिलेज है ये सब कार्टिलेज आपस में एक जुड़ी रहती है एक लिगामेंट के द्वारा। इस लिगामेंट को लेरिंजियल लिगामेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर बना कि लेरिंजियल लिगामेंट का काम क्या है, पूरे लेरिंग्स की कार्टिलेज को कनेक्ट करने का काम है, वो लेरिंजियल लिगामेंट करता है। यहाँ आप ध्यान रखिए जो थायराइड कार्टिलेज है ये कार्टिलेज फ्रॉग के अंदर ये कार्टिलेज एब्सेंट होती है। ह्यूमन के अंदर थायराइड कार्टिलेज है ये बाहर निकली रहती है, ऐसी ये स्ट्रक्चर है, ये बाहर निकली रहती है ऐसे। तो इसको अपन एडम एप्पल या पोमम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। मेल के अंदर ये ज्यादा डेवलप होती है, फीमेल के अंदर ये यहाँ पर कम डेवलप रहती है। तो ये भी एक प्रकार की यहाँ स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ मेल और फीमेल में तो डिफरेंसेस लेके बनती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर लैरिंग्स की स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ तक ये वीडियो आपके यहाँ समझ में आया होगा। तो इसको और अच्छा से आप इसको और ज्यादा 1 बार 2 बार समझे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है नीट की दृष्टि से और इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के पास में इसको भेजें, साथियों के पास में भेजें। थैंक यू वेरी मच।